चलिए देखिएगा, आज हम बताते हैं, कहाँ तक बताया था, वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन के लिए राउल का नियम हमने बता दिया था। अब चलिए कुछ समझिएगा, राउल के नियम की सीमाएं क्या होती है। राउल के नियम की सीमाएं देखिएगा, राउल के नियम की सीमाएं चलिएगा, मतलब कहाँ तक ये अप्लाई करेगा, उसके बाद ये अप्लाई नहीं करेगा, समझिएगा यही बात। पहली बात क्या होता है, ये तनु विलयनों पर लागू होता है। कौन सा विलयन पर लागू होता है? तनु विलयनों पर, तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। अगर पूछा जाए राउल का नियम किन विलयनों पर लागू होता है, तो पहली बात क्या होता है, तनु विलयन। पहला कौन होता है? तनु विलयन। और दूसरा बात याद करिएगा, यह तभी लागू होगा जब उसमें क्या डाले रहे, अवाष्पशील विलय डाले रहे, अवाष्पशील विलय डाला रहेगा। ये तभी लागू करेगा जब उसमें क्या डाला रहे, अवाष्पशील विलय डाला रहेगा। समझ में आया? पहला बात तनु विलयनों पर लागू होगा, दूसरा बात अवाष्पशील विलय डाला रहेगा तभी लागू होगा। तीसरा बात क्या होता है, इनकी टेम्परेचर जो ताप होती है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, मतलब ना घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, चौथा पॉइंट समझिएगा, कौन सा, वियोजन, मतलब विलयन ना तो वियोजन होना चाहिए, वियोजन, और ना ही संगुणन होना चाहिए, संगुणन होना चाहिए। समझिएगा, राउल के नियम की सीमाएं अगर पूछा जाए तो ये किन विलयनों पर लागू होता है? तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा बात, किस प्रकार का विलय होना चाहिए? अवाष्पशील विलय होना चाहिए। मतलब क्या हो, ऐसे, मतलब कि ऐसे विलयन, ऐसे पदार्थ जो वाष्पित ना हो उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवाष्पशील विलय। और तीसरा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हमेशा फिक्स होना चाहिए। और चौथा क्या होता है, वियोजन, न तो वियोजन होना चाहिए न ही संगुणन होना चाहिए। अगर वियोजन और संगुणन हुआ तो ये राउल के नियम का पालन नहीं करेगा, राउल के नियम का पालन नहीं करेगा। अब चलिएगा देखिएगा, वाष्पशील विलय के लिए, अवाष्पशील विलय के लिए देख रहे थे ना राउल का नियम। अब क्या देखेंगे, वाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? वाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम। चलिए देखिएगा उन्होंने क्या बताया था। चलिए देखिएगा, वाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम, वाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम। चलिए समझिएगा, देखिएगा, सपोज मैंने एक पात्र लिया है, क्या लिया है? एक पात्र लिया है। अब इसमें देखिएगा, एक तरफ विलय डालेंगे और एक तरफ से क्या डालेंगे? विलायक। एक तरफ से विलय डालेंगे और एक तरफ से विलायक डालेंगे। चलिए ये रहा, हमने विलय को मान लीजिए ए से और विलायक का हमने क्या मान लिया? बी से। हमने विलय को किससे माना? ए से, और विलायक को क्या माना? बी से। अब देखिएगा, ए का वाष्प दाब हमने किससे मापे? ए का वाष्प दाब किससे मानेंगे? पी नॉट ए से मानेंगे। क्या मानेंगे? पी नॉट ए से। और बी का वाष्प दाब किससे ये इसमें मिलाएंगे ना। और देखिएगा, बी का वाष्प दाब किससे नापेंगे, किससे मानेंगे? पी नॉट बी से। अब देखिएगा, कहने का मतलब जब विलय और विलायक डालेंगे तो ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब और बी का आंशिक वाष्प दाब। अब समझिएगा, हमने किससे लिखा? इसके बी से माना था तो पी बी से मानेंगे, और इसको हमने कैसे मानेंगे? पी ए से मानेंगे। कहने का मतलब किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब, विलय चाहे विलायक, विलय के लिए ले रहे हैं तो किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज के विलय के। क्या है? विलय। और ये देखिएगा, ये किसके लिए होगा? पीबी है, किसके समानुपाती होगा? विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? विलायक के
मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। पी नॉट बी, सॉरी क्या लिखे थे, पी नॉट, सॉरी कैपिटल एक्स होगा और यहाँ पे स्मॉल एक्स होगा। समझ में आया? देखिएगा, कहने का मतलब था, अगर पूछा जाए वाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम क्या कहता है, देखिएगा लिखिएगा, किसी भी विलयन के डिफिनीशन है, किसी भी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखिएगा, मोल प्रभाज का फार्मूला हमने विलय और विलायक के लिए अलग ज्ञात करते थे। इसी हमने एक तरफ क्या लिखा, विलय लिखा और एक तरफ विलायक लिखा। कहने का मतलब अगर विलय के लिए निकालेंगे और विलायक के लिए निकालेंगे, विलय और विलायक के लिए निकालेंगे। अब देखिएगा क्या, विलय के लिए हमने क्या लिखा, पी ए प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते थे। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, पी नॉट ए कांस्टेंट आए एक्स। ये रहा विलय के लिए। ये किसके लिए रहा, विलय के लिए। आप समझिए विलायक के लिए क्या होगा, तो ये किसके, पी बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, कैपिटल एक्स, जब इसका हटेगा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स। ये रहा विलय के लिए। अगर पूछा जाए विलय और विलायक के अलग से निकाले और पूरा विलयन के लिए निकालेंगे, किसके लिए, विलयन के लिए ना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन के लिए पी एस से प्रदर्शित करते थे। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को हमने पढ़ाया था, पी एस से तो क्या होगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी। ये रहा फार्मूला विलयन के लिए। अब इसके जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, चलिए देखिएगा, रख देते हैं। पी एस बराबर क्या होगा, पी नॉट ए स्मॉल एक्स प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट बी कैपिटल एक्स। ये रहा विलयन के लिए। अगर विलय के लिए पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और विलायक के लिए पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर संपूर्ण विलयन के लिए पूछ रहा है ये, फिर समझिएगा, किसी भी विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज, या तो ये भी कर सकते हैं विलयन के विलय और विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है या समान होता है। समानुपाती का मतलब ही होता है। ये रहा राउल के नियम के लिए वाष्पशील विलय के लिए नियम, इन्होंने यही बताया था। अब चलिएगा एक न्यूमेरिकल कर लेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसके बाद क्या चलेंगे, अगले टॉपिक पे। ये रहा, खत्म हुआ। चलिए देखिएगा, एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखा गया है, 500 ग्राम जल को 500 ग्राम जल को 50 ग्राम सुक्रोज 500 ग्राम जल को 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। वाष्प दाब की अवनमन की गणना कीजिए। यही है, वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, 23.8 क्या है, यम है। ये एक न्यूमेरिकल रहा। देखिए, करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या करिएगा, न्यूमेरिकल एक बार फिर से पढ़िएगा। 500 ग्राम जल को
क्या लिखा गया, 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब के अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, तो क्या करिएगा, हमने बताया कम वाला हमेशा विलय होता है और अधिक वाला क्या होता है, विलायक होता है। मतलब ये अधिक वाला कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया है कितना, 500 ग्राम, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे दिया, 50 ग्राम। अब हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जल भी दिया है इसके साथ, तो यानी कैपिटल एम का वैल्यू कितना दिया, 18, और ये इसके साथ सुक्रोज दिया, यानी स्मॉल एम का वैल्यू कितना दिया, इसका बाहर निकालेंगे 342 आएगा। कितना आएगा, 342 आएगा। हो गया। योग पर वाष्प दाब अवनमन की गणना कीजिए। यदि शुद्ध विलायक का, यानी शुद्ध विलायक को किससे लिखते थे, P0 से लिखते थे। किससे लिखते थे, P0 से लिखते थे। अब देखिएगा P0 का क्या पूछा गया, 23.8 एम है। अब देखिएगा हमने फार्मूला पढ़ाया है P0 माइनस PS बटे क्या होता है, P0 स्मॉल w इंटू कैपिटल एम, कैपिटल W इंटू स्मॉल एम, यही था। अब देखिएगा इसमें सब का वैल्यू दिया है। ये पूछिए, देखिएगा वाष्प दाब में अवनमन क्या लिखा गया है, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन को किससे प्रदर्शित करते थे, डेल पी से। वाष्प दाब को अवनमन को किससे प्रदर्शित, डेल पी से। यहाँ इसकी जगह पे डेल पी कर दे, यही हमें ज्ञाति करना है। डेल पी बराबर P0 बटे क्या होगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल एम, ये फॉर्मूला लगेगा। यही आपको डेल पी वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए, यही पूछा गया। अब देखिएगा सबका वैल्यू रख दें, P0 डेल पी, और P0 का वैल्यू कितना दिया है, 23.8, और क्या बचा, स्मॉल w का वैल्यू कितना दिया है, 50, और कैपिटल एम का वैल्यू दिया है, कैपिटल एम का वैल्यू 18, और इसका वैल्यू कितना दिया, और ये कैपिटल W 500, और कितना बचा, और ये स्मॉल एम का वैल्यू दिया है 342। अब इसको क्या करना है, हल करना है। डेल पी बराबर क्या होता है, 23.8 लिख लीजिएगा, इसे काट दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दहम्मा 50, ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू क्या बचेगा, 342 इंटू 10 बचेगा। ये 18 19 बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 19 बार में। डेल पी बराबर क्या हो जाएगा, 23.8। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक कितना कटेगा, 1/190 बचेगा। जब इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.125 आंसर आ जाएगा। ये रहा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए न्यूमेरिकल। इससे देखिएगा किसी की वैल्यू पूछ सकता है, या तो स्मॉल w का भी पूछ सकता है, कैपिटल एम का भी पूछ सकता है, PS का भी वैल्यू पूछ सकता है, और सब का वैल्यू पूछ सकता है कोई देके। अब देखिएगा इससे सरल न्यूमेरिकल नहीं था, और न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है। बस समझिए वैल्यू किसका किसका दिया है, उसको रख के क्या करिएगा, पुटअप कर दीजिएगा और कैलकुलेशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिएगा एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका टॉपिक कौन सा है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। चलिएगा एक नया टॉपिक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। समझिएगा होता क्या है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। सिंपल तरीका है, जो राउल्ट के नियम को पालन करे, जो राउल्ट के नियम को पालन करे उसे आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम को पालन न करे उसे क्या करे, मतलब नहीं करेगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। कहने का मतलब जो राउल्ट के नियम को पालन करे उसे आदर्श विलयन। चलिएगा पहले देखिएगा आदर्श विलयन लिखिएगा, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन समझिएगा।
डिफिनीशन क्या लिखना है आपको, चलिए देखिएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं, समझ में आया? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन। आप समझिएगा इनकी विशेषताएं देख समझिएगा, मतलब पहचानेंगे विशेषताएं क्या होगा, यानी इनका जो हीट लेवल होगा, वो हीट लेवल मतलब जो एच मतलब हीट, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, पहली बात। और दूसरा, इनका आयतन की बात कर दी, यानी इनकी आयतन भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आयतन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और तीसरी बात और समझिएगा, अभी आपने पढ़ाया था, ये पी ए बराबर इज नॉट क्या था, पी नॉट यक्स, सॉरी ये हमेशा जीरो रहेगा, पी नॉट स्मॉल एस, ये विलय के लिए है, ये किसके लिए, विलय के लिए। अब देखिएगा चौथी बात, ये पी वी के लिए, विलायक के लिए, पी नॉट ए ऐसे लिख लीजिए, बी ये कैपिटल एक्स कर लीजिए। कहने का मतलब ये था, हीट हमेशा जीरो होगा और आयतन हमेशा जीरो होगा, और ये विलय के लिए, वाष्पशील के लिए था, इन दोनों कौन सा, वाष्पशील, वो भी क्या होगा, मात्रा हमेशा बराबर ही होगा। समझ में आया? अब देखिएगा अब समझिएगा क्या, अनादर्श विलयन। अब समझिए अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन सिंपल तरीका, जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन। क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन। आप समझिएगा अनादर्श विलयन दो प्रकार के विचलन दर्शाती हैं। पहले इनकी विशेषताएं देख लीजिएगा, ये जो हीट होगा, जो इसमें लिखे थे, वो हमेशा जीरो नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, आयतन भी हमेशा जीरो नहीं होगा। तीसरी बात क्या होगा, ये जो वाष्पशील के लिए था ना, ये भी जीरो मतलब बराबर नहीं होंगे, ये विलय के था और ये विलायक के लिए। ये रहा विलायक, ये रहा आदर्श विलयन पूछे, अनादर्श विलयन पूछे, तो अंतर यही आप लिख सकते हैं, जो राउल्ट के नियम को पालन करे उन्हें आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम को पालन न करे उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अंतर पूछे, इनमें क्या होता है, डेल एच बराबर जीरो होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें डेल भी जीरो होता है, इसमें नहीं होता। अंतर तो आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिएगा अनादर्श विलयन क्या होता है ना, ये दो प्रकार के विचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, दो प्रकार के विचलन। मान लीजिएगा कभी कल क्या कैसे होगा, देखिएगा, मान लीजिएगा ये आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, आपका गोल ये रहा, आपका गोल ये रहा। अब ये आपको सीधा रास्ता पता हुआ है, आपको सीधा रास्ता पता हुआ है, तो आप एक व्यक्ति है ना, तो वो क्या कर रहा है कि हम जहाज़ से जाएंगे, किससे जाएंगे, यहाँ से जहाज़ से जाएंगे। और एक व्यक्ति और था, वो कह रहा है हम समुद्र से जाएंगे, किससे जाएंगे, समुद्री यात्रा करेंगे, जबकि आपको सीधा रास्ता पता है। अब देखिए विचलन, जो ऊपर से जाएगा उसे धनात्मक, और जो नीचे से जाएगा उसे ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। समझिएगा। अब देखिएगा ये अनादर्श विलयन दो प्रकार के विचलन दर्शाता है, कहने के बता। अब यही विचलन को समझिएगा। चलिए देखिएगा, अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ये राउल्ट ने बताया था। किसने बताया था? राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखिएगा, जब राउल्ट ने बताया कि ये दो प्रकार के विचलन दर्शाती है, पहला कौन सा होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और दूसरा समझिएगा कौन सा होता है, ऋणात्मक
विचलन दर्शाने वाले विलयन। अब समझिएगा धनात्मक, धनात्मक वाला बात करते हैं, किसकी? धनात्मक, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। अब समझिएगा धनात्मक कैसे दर्शाएगा। कहने का मतलब ये था कि मान लीजिएगा, देखिएगा हम दो पात्र लेंगे, एक तरफ क्या लिए? विलेय। अब विलेय को हमने किससे माना? ए, मतलब इनके जो विलयन होगा, विलेय के कारण उनके मध्य एक फोर्स काम करेगा, और उनके मध्य एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम क्या है? ए, आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? ए, आकर्षण बल। अब ये रहा विलायक, अब ये रहा विलायक। अब विलायक में क्या डालेंगे? इनके बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है? मतलब आकर्षण बल काम कर रहा है, बी। अब हो गया। अब विलेय ये था, अब विलायक डाला, तो अब क्या बनाएंगे? विलयन। अब क्या बनाएंगे? विलयन। अब जब विलयन मिलाएंगे तो ए भी मिलेगा, वी, तो इनके बीच कौन सा फोर्स मतलब आकर्षण बल काम कर रहा है? ए बी। कहने का मतलब ये था धनात्मक विचलन कैसे दर्शाएगा। कहने का मतलब जो ये विलेय और विलायक है, जब विलयन बना तो मतलब इसका फोर्स कम हो गया, मतलब इन दोनों की अपेक्षा इसका फोर्स क्या हुआ? कम हुआ, और इन दोनों का क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। इन दोनों का फोर्स हमेशा अधिक होगा। यही होता है धनात्मक। अगर मान लीजिएगा सपोज दैट अगर इसका अधिक हो गया, इन दोनों का कम हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक वाला। समझ में? देखिए धनात्मक क्या होता है, लिखना कैसे है बताते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई पात्र है ए, उनके बीच आकर्षण बल ए है, और मान लीजिए दूसरे पात्र मतलब विलायक का आकर्षण बल उनके बीच बी है। जब विलेय और विलायक को मिलाया तो उनके बीच ए बी आकर्षण बल काम करने लगा पहले की तुलना में। मतलब विलयन का जो फोर्स होगा, आकर्षण बल कम होगा, किसके अपेक्षा में? विलेय और विलायक की अपेक्षा में। अगर मान लीजिएगा अधिक हो जाएगा तो ऋणात्मक, अगर कम हुआ तो धनात्मक। समझ में? यही रहा आदर्श विलयन को विचलन दर्शाने वाले राउल्ट का नियम। अब इसमें क्या आता है? आदर्श विलयन धनात्मक वाले में एग्जाम्पल आएगा, जैसे मेथेनॉल और क्या होगा? एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल आता है एग्जाम्पल। अब इसमें ले लीजिएगा, जैसे इसमें क्या डालेंगे? H2SO4 डाल दीजिएगा और जल डाल दीजिएगा। इसमें क्या एसिड एंड बेस आते हैं। और क्षार भी ले लीजिएगा, NaOH प्लस क्या होगा? एंड जल। ये किसके एग्जाम्पल थे? ये हमने ऋणात्मक वाले के लिखे और ये धनात्मक वाले के रहे। ये रहा आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो क्या कहते हैं? राउल्ट ने बताया दो प्रकार के विचलन दर्शाता, पहला धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, दूसरा कौन सा होगा? ऋणात्मक वाला। धनात्मक में क्या होगा? हमेशा कमी होती है पहले की तुलना, विलेय और विलायक की तुलना में क्या होती है? कम होती है विलयन का। और ऋणात्मक वाले में क्या होता है? विलयन का अधिक होता है, और विलेय और विलायक का क्या होता है? कम होता है। ये किसने बताया था? राउल्ट के नियम ने। ये किसने बताया था? राउल्ट के नियम ने। अब एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद अणु संघ के गुणधर्म में कौन सा टॉपिक था? क्वथनांक में उन्नयन, यही बताएंगे। चलिए देखिएगा, एक टॉपिक है स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन पूछा जाए, स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है समझिएगा। स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है समझिए। जैसे हमने एक पात्र लिया है, एक पात्र में क्या डाला है? विलायक। ये क्या है? विलायक। अब समझिएगा, एक पात्र लिया, उसमें क्या डाला हमने? विलायक। अब विलायक में दो या दो से अधिक तत्व या अणु मतलब कि पदार्थ डालेंगे। मान लीजिए एक पदार्थ डाले जिसका टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। मतलब क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कि ताप हमेशा 30 डिग्री था उन्नयन। और इसका मान लीजिए 60 मान लीजिएगा। कितना मान लीजिए? इसका टेम्परेचर 60 है। जब इनको दोनों पदार्थ को इसमें मिलाएंगे, जब इन दोनों को इसमें मिलाएंगे तो एक निश्चित ताप पर बिना ये विलयन संगठित हुए क्या होता है? निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी विलयन। नहीं समझ में आया? जब इन दोनों को डालेंगे तो ये टेम्परेचर मान लीजिए इन दोनों को छोड़कर, मान लीजिए ये 30 है, इसका 60 है, तो इसका कितना होगा? 120 भी हो सकता है,
120 हुआ, 120 टेम्परेचर पे क्या होगा, यह उबलने लगता है। यह जब मतलब कि ये टेम्परेचर इसका न इसका टेम्परेचर होगा न तो इसका टेम्परेचर, एक नए टेम्परेचर के साथ ये उबलने लगेगा। जब उबलने लगता है तो स्थिर कौथी विलयन, कहने का मतलब इन टेम्परेचर से अधिक भी हो सकता है और इन टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्थिर कौथी विलयन। अगर मान लीजिएगा ज़्यादा हुआ, मान लीजिए ज़्यादा हुआ, उच्च क्या कहेंगे, उच्च, क्या कहेंगे, उच्च, उच्च स्थिर कौथी विलयन। अगर मान लीजिए कम हुआ इन दोनों की अपेक्षा तो क्या कहेंगे, निम्न स्थिर कौथी, निम्न स्थिर कौथी विलयन। अब समझिएगा, कहने का मतलब स्थिर कौथी विलयन क्या होता है, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ डालते हैं, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ डालते हैं तो विलयन एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, मतलब उबलने लगता है, उसकी क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है। उसी को क्या कहा जाता है, स्थिर कौथी विलयन। स्थिर कौथी विलयन 2 प्रकार का होता है, एक उच्च होता है स्थिर कौथी विलयन, एक निम्न। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अधिक हुआ इनकी अपेक्षा, मतलब विलय और विलायक की अपेक्षा, मतलब पदार्थ के टेम्परेचर से अधिक हुआ तो क्या होगा, उच्च। अगर पदार्थ की टेम्परेचर से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, निम्न। ये रहा स्थिर कौथी विलयन। समझ में आया? चलिए डिफिनीशन लिख लीजिएगा। डिफिनीशन क्या होगा समझिएगा, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या डालते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ डालने पर एक निश्चित क्वथनांक पर उबलते हैं, उसे स्थिर कौथी विलयन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, उच्च स्थिर कौथी विलयन। दूसरा क्या होगा, निम्न स्थिर कौथी विलयन। अगर मान लीजिएगा टेम्परेचर पदार्थ से अधिक हुआ तो उच्च, अगर मान लीजिए पदार्थ से कम हुआ, इसका मतलब कम, इसका मतलब अधिक। समझ लीजिएगा, ये रहा स्थिर कौथी विलयन। जब किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ डालते हैं उसकी अपेक्षा एक नए टेम्परेचर पे एक नए, देखिएगा डिफिनीशन के पीछे मत भागिएगा, डिफिनीशन कैसा भी हो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसमें हो क्या रहा है। ऐसे क्या करिएगा, एक पात्र लीजिएगा, आप समझिए बना के कैसे लिखेंगे। ऐसे पात्र 2 पदार्थ लिए जिसका टेम्परेचर अलग, एक 30 डिग्री था, एक 40 डिग्री था। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। विलयन का टेम्परेचर मान लीजिए कितना हुआ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो एक यही जो हीट होना मतलब ये उबल रहा है विलयन आपका, उस 60 डिग्री मतलब उसका क्वथनांक में वृद्धि होगा, फिक्स रहेगा एक नए टेम्परेचर। ये बिना परिवर्तित, मतलब इसका भी टेम्परेचर और इसका भी टेम्परेचर दोनों इक्वल कर दिया। ये भी अलग था, ये भी अलग, दोनों इक्वल करने के बाद एक नया टेम्परेचर के साथ बनने लगा। इसको क्या कहा जाता है, स्थिर कौथी विलयन। अब देखिएगा अगला टॉपिक कौन सा बचा है, अणुसंख्यक गुणधर्म में। अब क्या आएंगे, पहला आपने क्या पढ़ा, पराशरट दाब। दूसरा क्या पढ़ा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। अब देखिएगा आगे चल के इन नियमों में एक वैज्ञानिक आते हैं वान ठाप गुणांक, ये हम बता देंगे। उसके बाद 2-3 दिन, मतलब कि ये वीडियो 2-3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।